नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 93 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोलते हैं ऑन विच आइटम वॉज मोर देन 50% ऑफ द 5-year प्लान एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का 50% से अधिक हिस्सा कौन से मद पर उठाया गया था। तो देखो 50% से अधिक हिस्सा जो था वो कहाँ पर खर्च किया गया था, एक तरह से आप कहेंगे तो ये कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन पर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये जो 5-year प्लान है, खासकर जब हम हिमाचल की बात कर रहे हैं तो इन टर्म ऑफ हिमाचल ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 5-year प्लान में आपने ध्यान रखना है कि जो पहला 5-year प्लान था, फर्स्ट 5-year प्लान था, उसमें 5.27 करोड़ जो था इतना अमाउंट एलोकेट किया गया था हिमाचल प्रदेश के लिए, और इसमें से मोर देन 50% एक्सपेंडिचर जो था वो रोड्स और कंस्ट्रक्शन पर जो था वो लगाया गया है। तो 5.27 करोड़ साथ में आपने ध्यान रखना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डाटा है क्योंकि कई बार ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन HS जैसे NT जैसे एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा जाता भी है, आगे भी पूछा जाएगा डेफिनेटली। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आउटले 2021-22 में रखी गई है किसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, वो कितनी रखी गई है। तो ट्रांसपोर्ट के लिए जो 2021-22 में आउटले रखी गई है वो रखी गई है 2724 करोड़। कितनी, 2724 करोड़ जो है वो रखी गई है। इसमें से जो रोड ट्रांसपोर्ट पर जो रखा गया है वो 429 करोड़ रखा गया है, और रोड्स और ब्रिजेस पर जो रखा गया है वो रखा गया है 1336 करोड़। ये सारा डाटा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये डाटा ही है इस क्वेश्चन से और कुछ नहीं है। अभी 2021-22 का हो गया, 1951 का हो गया, जब पहला जो आपका 5-year प्लान आया था वो भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 94 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश से इनमें से कौन से जो है वो उपराज्यपाल नहीं थे। तो लिस्ट आपके पास दी गई है, आपको पता है NC मेहता ये हिमाचल के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं थे। NC मेहता जो था वो क्या थे, फिर इनके बारे में आपको याद होगा अगर, तो आपने ध्यान रखना है कि NC मेहता जो थे वो पहले चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के। तो पहले चीफ कमिश्नर बने थे NC मेहता। ये 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो ये 1948 में था वो NC मेहता बने थे, और ये 1950 तक रहे थे, और 1950 से 1950 तक जो था वो EP मून रहे थे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स में बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर में सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल के बने थे वो बने थे मेजर जनरल हिम्मत सिंह। इनका पूरा नाम है मेजर जनरल MS हिम्मत सिंह। ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये 1952 से लेकर 1954 तक रहे थे। उसके बाद बजरंग बहादुर आए, भगवान सहाय आए, तो ये लोग भी बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर हिमाचल के रहे, परंतु एग्ज़ाम में पहले पूछे जाते हैं। और ज़्यादा ही याद रखना है तो दूसरे याद रख लीजिए कि बजरंग बहादुर जो था वो दूसरे नंबर के थे, और बाकी तो आपको पता चल गया। ये लिस्ट यहाँ से बनकर आती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट डिवीज़न ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि लार्जेस्ट डिवीज़न कौन सी है हिमाचल प्रदेश की। कई बार क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हिमाचल में कितनी डिवीज़न्स हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 3 डिवीज़न्स आती हैं। इनमें से जो लार्जेस्ट डिवीज़न है वो कौन सी है। तो लार्जेस्ट डिवीज़न की बात करें, लार्जेस्ट डिवीज़न आती है आपकी मंडी डिवीज़न। ऑप्शन A जो है वो सही आंसर है। मंडी डिवीज़न जो है वो लार्जेस्ट डिवीज़न है। अब मंडी डिवीज़न के तहत जो है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। मंडी डिवीज़न के तहत एक तो मंडी आता है, मंडी के अलावा कुल्लू आता है, कुल्लू के अलावा बिलासपुर आता है, बिलासपुर के अलावा हमीरपुर आता है, हमीरपुर के अलावा लाहौल स्पीति आता है। ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं कौन से, मंडी डिवीज़न में। उसके अलावा दूसरी डिवीज़न है आपकी कांगड़ा डिवीज़न। कांगड़ा डिवीज़न में कांगड़ा आता है, चंबा आता है और ऊना आता है। उसके बाद आती है शिमला डिवीज़न। तो शिमला डिवीज़न में एक तो शिमला आता है खुद, शिमला के अलावा सिरमौर आता है, उसके अलावा किन्नौर आता है, और किन्नौर के अलावा सोलन आता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में आते हैं। तो ये 3 डिवीज़न्स आपने ध्यान रखनी है, और 3 डिवीज़न्स के अलावा किस किस डिवीज़न में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है वो भी ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मियाँ चूचू एंड बस्ती राम पहाड़ी वर दी प्रोमिनेंट लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं मियाँ चूचू और बस्ती राम पहाड़ी निम्नलिखित में से किसके प्रमुख नेता थे। तो मियाँ चूचू और बस्ती राम पहाड़ी थे वो पझौता मूवमेंट के प्रमुख लीडर थे। ऑप्शन ए सही आंसर है। पझौता मूवमेंट के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि पझौता मूवमेंट जो था वो 1942 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सिरमौर में हुई थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन थी क्विट इंडिया मूवमेंट की, और ये मूवमेंट जो था वो स्टार्ट की गई थी अंडर दी एजिज ऑफ किसान सभा के तहत इसको किया गया था। इसके मेन लीडर्स में मियाँ चूचू आगे, बस्ती राम पहाड़ी आगे, और इनके अलावा सूरत सिंह वैद आगे, सुनहरी देवी आगे, लक्ष्मी सिंह आगे, ये सब इसमें आते थे। यहाँ पर कुनिहार स्ट्रगल भी दिया गया है। आप कुनिहार प्रजामंडल कह सकते हैं। तो कुनिहार प्रजामंडल 1939 में हुआ था। और धामी जो गोलीकांड हुआ था वो कब हुआ था? उसका तो आपको पता ही है कि धामी गोलीकांड जो था वो कब हुआ था? 1939 में हुआ था। और इसके अलावा दुज्जम आंदोलन दिया गया है। तो दुज्जम आंदोलन जो था वो कब हुआ था? ये 1906 के आसपास हुआ था। ये भी आपने ध्यान रखना है। ये 4 मूवमेंट आपने क्लियर कर लिए, ये 4 इंपॉर्टेंट एजिटेशन आपने देख लिए, आंदोलन देख लिए, तो इनको ध्यान रखिए। बाकी जो बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे कि हिमालयन रियासती प्रजामंडल ऑर्गेनाइज किया गया 1938 में। इसके सेक्रेटरी थे पंडित पद्म देव। और इसके अलावा हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, ये जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल था इसके बारे में भी आप पढ़ते हैं कि ये 1946 में ऑर्गेनाइज किया गया था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो ये तो बेसिक है, इनके बारे में तो आपको हमेशा रिवाइज करते रहना है, बस भूलने नहीं चाहिए। पढ़ी तो चीज़ें आपने सारी हैं हिमाचल जीके की। एग्ज़ाम में क्या होता है, या तो आप भूल जाते हैं या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। वो कन्फ्यूज़न और भूलना कैसे दूर होगा? जब आप एक रेगुलर और प्रॉपर रिवाइज करेंगे। 97 क्वेश्चन नंबर देखिए। आगे बोलते हैं सुकेती फॉसिल पार्क सिचुएटेड नियर विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं सुकेती जो जीवाश्म पार्क है वो हिमाचल प्रदेश की किस जगह के पास स्थित है। तो सुकेती फॉसिल पार्क जो है वो सिरमौर में स्थित है। तो सिरमौर का जो हेडक्वार्टर है वो है नाहन के समीप स्थित है ये सुकेती फॉसिल पार्क। ऑप्शन डी सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि अभी क्लर्क हाई कोर्ट का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो उसके लिए भी ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी एक अलग से टेस्ट सीरीज़ भी हमने बनाई है। उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। अच्छा, एक तो बेसिक क्वेश्चन बन गया कि सुकेती फॉसिल पार्क कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ये मारकंडा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। अभी ना मार्च महीने में ये जो सुकेती फॉसिल पार्क था, या फिर आप शिवालिक फॉसिल पार्क कह लीजिए, ये करंट अफेयर में भी आया था। क्यों आया था? क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको GSI भी कहते हैं आप, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो था वो 2 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट को जो था वो कंसिडर किया गया था, जिसमें से एक थी शिवालिक फॉसिल पार्क। शिवालिक फॉसिल पार्क कह लीजिए, सुकेती फॉसिल पार्क कह लीजिए। एक्चुअली में ये जो शिवालिक फॉसिल पार्क है ना, ये सुकेती में स्थित है और सुकेती सिरमौर में पड़ता है। क्यों इसको GSI की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? क्योंकि शिवालिक फॉसिल पार्क में जो है वो बहुत ज़्यादा कलेक्शन जो है फॉसिल जो रिकवर किए गए हैं, शिवालिक रॉक से किए गए हैं और भी जो है वो रिकवर किए गए हैं, वो देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए इसको ऐड किया गया। दूसरा था सिक्किम का जो दूसरा था उसका नाम क्या था? स्ट्रोमेटोलाइट बियरिंग डोलोमाइट और लाइमस्टोन ऑफ बॉक्सा फॉर्मेशन जो था, जो कि सिक्किम में है। आप बॉक्सा फॉर्मेशन याद रख लीजिए, बुक्सा फॉर्मेशन जो है ये याद रख लेना है कि इसको भी जो था वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा अपने जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो ये 2 आपने ज़रूर ध्यान रखनी है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये शिवालिक फॉसिल पार्क, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कुंत भ्योग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि कुंत भ्योग झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो कुंत भ्योग झील है ना, ये कहाँ पर स्थित है? ये मंडी में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब मंडी में स्थित है आपकी कुंत भ्योग झील। काफ़ी टाइम से हमने लेक्स भी रिवाइज नहीं की है, तो लेक्स रिवाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। आज कुछ एक इंपॉर्टेंट लेक्स जो हैं वो रिवाइज कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो सबसे पहले मंडी से स्टार्ट करते हैं। मंडी में एक तो कुंत भ्योग लेक होगी, एक रिवाल्सर लेक हो गई, पराशर लेक हो गई, पंडोह झील हो गई, सुखसार झील हो गई, कलासर झील हो गई। ये सारी कहाँ पर स्थित है? मंडी में स्थित है। मंडी में कुमारवाह झील भी स्थित है। ये मंडी की लेक्स हैं। मंडी के अलावा ऑप्शन में कुल्लू दिया गया है, तो कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स भी आपको पता होनी चाहिए।
कुल्लू में भृगु झील आती है, सरयोलसर झील आती है, मंतलाई झील आती है, श्रिंगटिंगू झील आती है, चंद्रनाहन झील आती है। ये सारी कहाँ पर स्थित हैं? कुल्लू में स्थित है। कुल्लू के अलावा ऑप्शन में चंबा दिया गया है। तो चंबा में कौन कौन सी लेक्स आती हैं? चंबा में जो इंपॉर्टेंट लेक्स आती हैं वो आती हैं आपकी जैसे कि खजियार झील हो गया, आपका गढ़ासरू झील हो गया, लामाडल झील हो गया, मणिमहेश झील हो गया, चमेरा झील हो गया, महाकाली झील हो गया। ये सारी चंबा में आती हैं। चंबा के अलावा ऑप्शन में शिमला दिया गया है। तो शिमला में कौन सी आती है? शिमला में आपकी एक तो तानू जुब्बल झील आती है, शिमला में आपकी चंद्रनाहन झील आती है, और चंद्रनाहन झील जो है यहाँ से पब्बर नदी भी ओरिजिनेट होती है। ये क्वेश्चन भी एचएस में पूछा गया था, तो इसको भी ध्यान रखिए। तो ये लेक्स आपने ध्यान रखनी है। जो सारी इंपॉर्टेंट लेक्स हो गई वो हमने रिवाइज कर ली। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं वैदिक नेम ऑफ रिवर चेनाब इज। तो रिवर चेनाब का वैदिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में अस्किनी दिया गया है। अस्किनी जो है वो किसका वैदिक नाम है? चेनाब नदी का वैदिक नाम है। अब चेनाब का वैदिक नाम आपको पता चल गया, अस्किनी है। वैसे चेनाब पहले चंद्रा और भागा दो अलग नदियां होती हैं। चंद्रा और भागा जो है वो लाहौल स्पीति में बहती हैं। लाहौल स्पीति में जहाँ पर ये दोनों नदियां मिलती हैं उस नाम को तांडी कहा जाता है। तांडी में कहा जाता है कि द्रौपदी का क्रिमिनेशन भी हुआ था। अंतिम जो संस्कार हुआ था द्रौपदी का वो तांडी में हुआ था। अब तांडी के बाद ये आगे आगे बहती रहती हैं जब चंद्रा भागा के नाम से, तो उसके बाद जो है ये चंबा में एंटर कर जाती है। जैसे ही ये चंबा में एंटर करती हैं इनको जो है वो चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है, और चंबा में जो है वो चेनाब नदी बहती है। चंबा में चेनाब नदी के साथ साथ जो है वो एक और नदी बहती है जिस नदी का नाम है रावी नदी। ये भी चंबा में बहती है। रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी है। कालिंदी ऑप्शन में दिया गया है। कालिंदी जो है वो यमुना का वैदिक नाम है। ब्यास का वैदिक नाम अर्जिक्या है, और सतलुज का वैदिक नाम तो आपको पता ही है कि सतुद्री जो है वो उसका वैदिक नाम है। अगर चेनाब की इंपॉर्टेंट सहायक नदियां पूछ ली जाएं तो भागा और चंद्रा ही मुख्य रूप से सहायक नदियां हैं, और इसमें छोटे छोटे नाले आप कह लीजिए, नाले जो हैं वो इसमें मिलते रहते हैं आगे चलकर, फिर ये बड़ी नदी बनती जाती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में जाकर भी बहती है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं स्पीति इज ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है? तो देखो स्पीति की बात करें तो ये सतलुज की सहायक नदी है। ऑप्शन ए सतलुज ही जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब स्पीति जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। स्पीति ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये कुंजुम रेंज में कहीं से ओरिजिनेट होती है, और कुंजुम रेंज मुख्य रूप से लाहौल स्पीति में पड़ती है। इसकी आगे चलकर सहायक नदियाँ तेगपो बनती है, तो तेगपो भी जो है वो आगे चलकर स्पीति में मिलेगी, और स्पीति जो है वो सतलुज में मिलेगी। स्पीति सतलुज के साथ कहाँ पर मिलती है? स्पीति सतलुज के साथ जो है वो खाब नामक स्थान पर मिलती है। तो खाब नामक स्थान आपने ध्यान रखना है। खाब इंपॉर्टेंट है, खाब नामक स्थान ध्यान रखिए। सतलुज की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? एक तो स्पीति आ गया, स्पीति के अलावा रोपा आ गया, रोपा के अलावा जो है त्रियुंग आ गया, थरोंग आ गया, सोलडांग आ गया, वेंगर आ गया, यूला आ गया, मुलगांव आ गया, रूपी आ गया, बसपा आ गया, सोन आ गया, नोगली आ गया। ये सारी सतलुज की सहायक नदियां हैं। सतलुज की एक इंपॉर्टेंट सहायक नदी है अलीखड्ड। अलीखड्ड जो है वो कहाँ पर बहती है? ये बिलासपुर में बहती है। बिलासपुर में कहाँ पर बहती है? बिलासपुर में जो है वो घाघर से होकर ये निकलती है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ये ध्यान रखना है। और बिलासपुर शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलुज नदी के किनारे ही जो है वो स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि लुहणु ग्राउंड कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लुहणु ग्राउंड भी ध्यान रखना है कि ये भी सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है, और लुहणु ग्राउंड बिलासपुर में स्थित है। यहाँ पर नलवाड़ी का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर बोलते हैं सांगला वैली इज ऑल्सो नोन एज। सांगला घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सांगला घाटी को बसपा घाटी भी कहते हैं। ये घाटी कहाँ पर स्थित है? तो सांगला घाटी जो है आपके किन्नौर में स्थित है, और इसको बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। किन्नौर में रिब्बा वैली भी स्थित है। रिब्बा वैली क्यों इंपॉर्टेंट है? रिब्बा वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वैली ऑफ ग्रेप्स के नाम से भी जानी जाती है, अंगूरों की घाटी के नाम से भी जो है वो जानी जाती है। ये जो आपकी सांगला वैली है इसका लास्ट विलेज कौन सा है? चितकुल जो है इसका लास्ट विलेज है। तो चितकुल विलेज आपने ध्यान रखना है कि सांगला वैली का जो है वो लास्ट विलेज है। आपने और क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है कि दून वैली कहाँ पर स्थित है? दून वैली सोलन में स्थित है। सोलन में दून वैली है। सप्रून में जो है वो सप्रून वैली कहाँ पर स्थित है? ये भी सोलन में स्थित है। दून वैली पूछी गई थी एचएस में,
वहाँ पर मैच करना था, तो दून वैली कहाँ पर स्थित है, सोलन में स्थित है। बलह वैली तो मोस्ट फर्टाइल वैली है मंडी की, ये ध्यान रखना है। कियारदादून घाटी कहाँ पर स्थित है, ये सिरमौर में स्थित है। कियारदादून घाटी को जो है वो पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी ध्यान रखिए। तो ये 4 वैलीज इंपॉर्टेंट हो गई, चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपने चंबा वैली ध्यान रखना है। चंबा वैली को जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। चंबा शहर रावी नदी के किनारे स्थित है, तो चंबा वैली को रावी वैली के नाम से भी जो है वो माना जाता है, जाना जाता है। और आपने ध्यान रखना है पत्तन वैली कहाँ पर स्थित है। पत्तन वैली जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। एक लिंगती वैली है, लिंगती वैली कहाँ पर स्थित है, ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है। ये सारी वैलीज आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं इंद्रकिला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो इंद्रकिला माउंटेन पीक है, बोलते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इंद्रकिला माउंटेन पीक की बात करेंगे तो ये आपके कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अब कुल्लू में स्थित है आपका इंद्रकिला। कुल्लू में और भी स्थित है, कुल्लू में पिन पार्वती स्थित है, कुल्लू में जो है वो सित्तीधार स्थित है, कुल्लू में दियो टेब्बा स्थित है, कुल्लू में सोलंग पीक स्थित है, कुल्लू में इंद्रसान पीक स्थित है, कुल्लू में हनुमान टिब्बा स्थित है। ये कुल्लू की इंपॉर्टेंट पीक्स हो गई। कुल्लू को कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे जो कुल्लू के इंपॉर्टेंट हैं उनको ध्यान रखिए। कुल्लू का रसोल दर्रा हो गया, कुल्लू का जो है वो चंद्रखानी दर्रा हो गया, कुल्लू का रांगछी दर्रा हो गया, कुल्लू का एनिमल पास हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एनिमल पास, ये यह ध्यान रखना है। जलोरी दर्रा हो गया, जलोरी दर्रा इनर सिराज को आउटर सिराज के साथ जोड़ता है। और कुल्लू का तैंती दर्रा हो गया, ये भी आपने ध्यान रखना है। कुछ ऐसे दर्रे जो कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ते हैं, तो कुल्लू को कांगड़ा से जो दर्रे जोड़ते हैं उनमें सारी दर्रा जाता है। सारी दर्रा जो है वो कुल्लू को कांगड़ा से जोड़ता है या फिर कांगड़ा को कुल्लू से जोड़ता है। बेरियंगा दर्रा जो है ये भी कुल्लू को जो है वो कांगड़ा से या फिर कांगड़ा को कुल्लू से जोड़ता है। एक मंडी को कुल्लू से जोड़ने वाला दर्रा दुलची दर्रा ध्यान रखना है, मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। कुल्लू को जो स्पीति से दर्रा जोड़ता है, कुल्लू को सारा उमगा नामक दर्रा जो है वो स्पीति के साथ जोड़ता है। पिन पार्वती दर्रा ये भी कुल्लू को स्पीति के साथ जो है वो जोड़ता है, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भीम घसूथड़ी दर्रा आपने सुना होगा। ये दर्रा किसको किसके साथ जोड़ता है, ये आपने कमेंट करके बताना है। आपको एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा, और अगर आपको नहीं आता होगा कमेंट करेंगे तो होपफुली आपको याद भी भविष्य में रहेगा। तो याद रखने की छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनको आजमाते रहा कीजिए। हर बार की तरह वीडियो के लास्ट में आज कुछ इंपॉर्टेंट हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन जो हैं वो देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर, आर्ट एट्सेट्रा। तो इसके लिए वन वर्ड क्या इस्तेमाल किया जाएगा, एस्थीट जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एस्थीट ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। बोलते हैं ही इज इन द हैबिट ऑफ डैश हिज हेड व्हेन एवर एनीथिंग गोज रॉन्ग। तो बोलते हैं 129 में क्या होगा, 129 में होगा ही इज द हैबिट ऑफ लूजिंग हिज हेड व्हेन एवर एनीथिंग गोज रॉन्ग। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे मीनिंग ऑफ ईडियम पूछा गया है। ईडियम है टू हॉल ओवर द कोल्स। तो इसका मतलब क्या होगा ईडियम का, इसका मतलब होगा टू पुट टू टास्क। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे है भानुदेय में बोलते हैं संधि विच्छेद इसका करना है, तो इसका संधि विच्छेद होगा भानु प्लस उदय। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, भानु प्लस उदय। आगे बोलते हैं जन्मानंद में समास कौन सा है। तो जन्मानंद में समास कौन सा होगा, इसमें समास आएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, तत्पुरुष समास इसमें होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एचपी हाई कोर्ट क्लर्क की तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज जो है वो अवेल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टोटल टेस्ट इसमें 10 प्रोवाइड करवाए गए हैं और इंस्टेंटली अभी जब स्टार्टिंग में लॉन्च की गई है तो 20% डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगी। तो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। लिंक कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम सभी पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @allexam31। टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज को आप अवेल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट के साथ। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।